नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही बर्निंग इशू है कि क्या इस बाजार से पैसा बाहर निकालना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मार्केट बहुत ऊपर चढ़ रहा है तो इस राइजिंग मार्केट में प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना चाहिए और जब मार्केट गिरे तो नीचे के लेवल पे हम लोग आ जाएंगे। ऐसा विचार काफ़ी लोगों के मन में आ रहा है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा कि किस सिचुएशन में आपको बाजार से पैसा निकालना चाहिए और किस सिचुएशन के अंदर आपको बाजार से पैसा नहीं निकालना चाहिए। पहला है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है कि जैसे आपको बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, घर में इंप्रूवमेंट करना है, उसके लिए अगर आपको पैसा निकालना है तो आप जरूर निकालें, पैसे को कंज्यूम करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों म्यूचुअल फंड पे ही अटैक करना। आपके पास प्रॉपर्टी है वो भी बेच सकते हैं, आपके पास रियल एस्टेट है, आपके पास गोल्ड है, एफडी है, उनको तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? गोल्ड को बेचने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्यों जब सब जरूरत है तो म्यूचुअल फंड के ऊपर ही जाते हो जहां की सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। तो जरूरत है तो पैसा निकालिए, लेकिन बाकी एसेट को भी मतलब देखते रहिए कि उनसे भी पैसा निकल सकता है नहीं निकल सकता है। पहला सवाल है। दूसरा, अगर अगले 3 से 5 साल के जो भी आपके नॉन एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा डेट और डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में रहने चाहिए। तो वो 3 से 5 साल के खर्चे अपने घर के खर्चे हो सकते हैं, ईएमआई, घर की, कार की, बच्चों की शादी, एजुकेशन, ये सारे खर्चे उनका असेसमेंट आपको हर साल करना होता है कि कब आ रहे हैं, 3 से 5 साल के अंदर आ रहे हैं क्या खर्चे। तो वो खर्चे हमेशा डेट में रहने चाहिए। अगर उतना पैसा डेट में नहीं है तो आप इक्विटी से पैसा निकाल के जरूर उतना पैसा डेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरा है कि अगर आपका एसेट एलोकेशन है, आपने एसेट एलोकेशन डिसाइड किया कि 40%, 50%, 80%, जो भी आपका एसेट एलोकेशन वो आपने डिसाइड किया और राइजिंग मार्केट की वजह से वो एसेट एलोकेशन ब्रेक हो रहा है, जैसे आपने 50% इक्विटी में डालने की सोचा और मार्केट राइज हुआ, उसकी वजह से एलोकेशन 60% या 70% हो गया, तो जो भी एक्सेस है वो आप जरूर निकालें। लेकिन इस बात का ख्याल भी रखें कि जब इक्विटी का एलोकेशन कम हो जाता तो जरूर आप उस टाइम वापस इक्विटी में पैसा डालें। आपके डायरेक्ट स्टॉक्स को देखिए सबसे पहले, वहां आपने बहुत ज्यादा कांड किए हुए हैं। तो अगर राइजिंग मार्केट में आपका डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो राइज नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सोचना है कि क्या आगे आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। आपके पीएमएसएस देखिए, क्या उनके रिटर्न एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड के बराबर है कि नहीं है। तो राइजिंग मार्केट का फायदा उठाइए, अपना डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ठीक करिए, अपने पीएमएस के अंदर जो चैलेंजेस है उन पीएमएस को बंद करके और जगह पैसा डालिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तीसरा होता है कि राइजिंग मार्केट में हम निकल जाते हैं और नीचे के लेवल पे आ जाएंगे, ये व्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग हो गया। तो जैसे एसेट एलोकेशन या 3 से 5 साल का पैसा है या पीएमएस या डायरेक्ट स्टॉक्स है या आपको पैसों की जरूरत है, इन वजह से आप इक्विटी से पैसा निकालते हैं तो निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट राइज हो रहा है उसकी वजह से हमको डर लग रहा है, ये कोई रीजन नहीं होगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन किया कि ये मार्केट ऑल टाइम हाई तो है लेकिन इस मार्केट में फ्रॉथ नहीं है। और काफी लोग 12,000 निफ्टी पे पैसा निकाल के बैठ गए, 13 पे निकल गए, 15 पे निकाल के बैठ गए, 18 पे निकाल के बैठ गए, वापस आए ही नहीं। तो व्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग जो हम करते हैं कि मैं अभी निकाल लेता हूँ या अभी डाल देता हूँ, उसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहा है। मैंने देखा कि जो अक्टूबर 2021 में जिन लोगों ने निफ्टी 18,600 पे थी तब इक्विटी में पैसा नहीं डाला या पैसा निकाल लिया कि नीचे के लेवल पे आएंगे, वो जब निफ्टी 15.5 थी तब वो लोग वहां पैसा नहीं डाले थे। तो कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, मैंने 2008 में काफी लोगों को देखा कि कुछ लोगों ने 2008 के अंदर जब मार्केट राइज हो रहा था तो पैसा निकाल के बैठ गए, लेकिन वो लोग वापस नीचे के लेवल पे आ नहीं पाए। तो इक्विटी में बड़ा पैसा वही बनाता है जो स्टे इन्वेस्टेड रहता है। सिंपल इन्वेस्टर पैसा लगा के बैठ जाता है, इक्विटी आपका पैसा कंपाउंड करती रहती है। 5%, 10%, 15%, 20% करेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से व्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग गलत है, वैसे ही व्यू बेस्ड डिस इन्वेस्टिंग भी गलत है। फिर भी अगर आपको पैसा निकालना है तो आप डिसाइड करिए कि किस लेवल पे आप वापस आना चाहते हैं इस बाजार के अंदर, और वो लेवल आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है।
गारंटी क्या है? सपोज आपने अगर पैसा निकाल लिया आज की तारीख में, तो आपके टैक्स आउटगो की गारंटी है। तो जैसे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, आपने 10 लाख रुपया डाला, उसका वैल्यू 15 लाख रुपया हो गया, तो अभी 5 लाख रुपया उसके ऊपर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, उसके ऊपर आपको 50,000 रुपया, 52,000 रुपया टैक्स देना है, बिकॉज 10.4% टैक्स लगता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर को। तो वो 3.48% आपके पैसे का हिस्सा होता है। तो अगर आपने आज मार्केट से पैसा निकाल लिया, निफ्टी जो 19,650 है, तो निफ्टी 19,000 के नीचे मिलना चाहिए आपको, तभी आपका ब्रेक इवन होगा अगर आपको वापस इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया और वो 20 लाख रुपया हो गया, तो आपको 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन है। उस 10 लाख रुपए के कैपिटल गेन पे आपको 10.4% के हिसाब से 1,04,000 रुपया टैक्स देना है। उसका टैक्स स्लैब हो गया, उसका टैक्स इफेक्टिवली हो गया। आपका जो टोटल डिसइन्वेस्टमेंट है 20 लाख पे, अगर आपने 1,04,000 रुपया टैक्स दिया, तो 5.2% आपका टैक्स हो जाता है। 5.2% आज की निफ्टी के हिसाब से 1000 पॉइंट आपको नीचे निफ्टी मिलने चाहिए। जो निफ्टी 19,650 की, वो 19,600 के आसपास आपको मिलनी चाहिए। अगर आपका 10 लाख रुपया डाला हुआ 30 लाख हो गया, तो 20 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस 20 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10.4% के से होते हुए आपको 2,08,000 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब जो आपका टोटल 30 लाख रुपया आपने निकाला, उसके ऊपर 6.93% इफेक्टिव टैक्स आ जाता है। तो निफ्टी आपको यहां से 1400 पॉइंट नीचे मिलनी चाहिए, मतलब 18,300 के आसपास मिलने चाहिए, तब आपका ब्रेक इवन होगा। और अगर आपका 10 लाख रुपया 40 लाख रुपया हो गया है, तो आपको 30 लाख रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। उस 30 लाख रुपए पे आपको 10.4% के हिसाब से 3,12,000 रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। वो आपके टोटल कंसिडरेशन 40 लाख रुपए का 7.8% होता है। तो यहां से निफ्टी आपको 1500-1600 पॉइंट नीचे मिलना चाहिए ब्रेक इवन होने के लिए। वो निफ्टी करीब 18,100 18,200 का लेवल। ये मैं मान रहा हूं कि आपने पैसा इतना बनाया पोस्ट 2018। 31 जनवरी 2018 का ग्रैंडफादरिंग क्लॉज है, वो कहानी अलग है। लेकिन किसी ने सपोज बॉटम ऑफ 2020 में पैसा डाला है और उनका बहुत बड़ा पैसा बन गया, तो ये ध्यान रखें कि आपका ब्रेक इवन वापस निफ्टी का 19,650 नहीं है। डिपेंड आपने कितना टैक्स दिया, उसके बेसिस पे अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इस बात का जरूर ख्याल रखें। उसके बाद भी अगर आपको पैसा निकालना है, तो आप ये डिसाइड करें किस लेवल पे आएंगे। 19,650 निफ्टी आपको हाई लग रहा है, 19 पे आएंगे, 18.5 पे आएंगे, 18 पे आएंगे, 17.5 पे आएंगे। पहले ये व्यू बनाएं। ये व्यू बनाने के बाद आप देखें कि आपका ब्रेक इवन क्या आ रहा है, जो मैंने अभी कैलकुलेशन दिया है। ये कैलकुलेशन एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए 10.4%, लेकिन किसी की इनकम 50 लाख से 1 करोड़ रुपया है, तो उसका टैक्सेशन 11.4% है। किसी की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, तो उसका टैक्सेशन 11.96% है। तो इन सब लोगों के लिए इस वीडियो मैंने चार्ट बनाया हुआ, एंड ऑफ द वीडियो आप चार्ट देख लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका ब्रेक इवन अगर आप वापस री इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो किस लेवल पे है। तो जब भी आपको पैसा निकालने की इच्छा हो इक्विटी मार्केट से, इस कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखें। लेकिन जैसे मैंने अपने पहले वीडियो के द्वारा बताया, इस मार्केट में हमको कोई बड़ा फ्रॉड नहीं लग रहा है। 5%, 10%, 15% करेक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्टे इन्वेस्टेड रहें, और आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आपने बड़ा पैसा अगर रियल एस्टेट में बनाया, गोल्ड में बनाया है, तो आपने व्यू बेस इन्वेस्टिंग करके नहीं बनाया। जब भी आपने रियल एस्टेट में व्यू बेस इन्वेस्टिंग की है कि प्रॉपर्टी मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा डाल देते हैं, आप जनरली फंस गए। प्रॉपर्टी में आपने बड़ा पैसा बनाया, आप बिना व्यू लिए आपने 20 साल 30 साल का होराइजन रखा, तो ज़बरदस्त पैसा बना है। इक्विटी मार्केट में उससे भी ज़्यादा अच्छा पैसा बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इक्विटी मार्केट में इलिक्विडिटी, फ्रॉड, इन सब चीज़ों का कोई झमेला नहीं है। आपका 5 करोड़ का प्लॉट है, आपको 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। म्यूचुअल फंड आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड को जिस तरह से आपने रियल एस्टेट और गोल्ड को अपनाया है, उस तरह अगर आप इसको अपनाओगे ना, तो आपको रियल एस्टेट और गोल्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुख देने वाला ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इक्विटी में खाली रिस्क वॉलेटिलिटी की है, वो कंट्रोल हो सकती है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से, और इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा होने करके। रियल एस्टेट और गोल्ड में जो रिस्क है, वो कभी भी आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें।
और मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस बाजार में कैसे इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि इस बाजार से पैसा निकालें तो किस तरह निकालें, और नहीं निकालें क्यों नहीं निकालें, तो किस तरह निकालें, पैसे की जरूरत तब निकालें, एसेट एलोकेशन ब्रेक हो रहा तब निकालें, आपके 3 से 5 साल का आपको पैसा जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो फंड करने के लिए डेट इनफ नहीं है तो वो फिल करें, आपका पीएमएस, आपका डायरेक्ट स्टॉक्स पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करें, इन वजह से निकालें, न कि मार्केट का लेवल देख के। फाइनली ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लीजिए कि क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि फाइनली वो आपके साथ है, वो आपका वेल विशर है, वो आपको जानता है पिछले 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल से, वो आपको सही डिसीजन दे सकता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके डॉक्टर की तरह है, वो आपकी पूरी हिस्ट्री जानता है, तो उनसे कंसल्ट करके डिसीजन लीजिए। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप ऑफर डॉक्यूमेंट ढंग से पढ़ें, रिस्क ढंग से समझें, और म्यूचुअल फंड में पैसा डालने में रिटर्न से पहले रिस्क जरूर देखें। और फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।